आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र प्रसारी संकल्पना है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। इसके बाद जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। तो इसी क्रम में मैं अनुप्रिया से निवेदन करता हूँ, जिनके पुस्तक का आज लोकार्पण है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया जी करें। नवीन कुमार राय जी से निवेदन है कि वो भी आ जाए, क्षितिज जी, सुमित उपाध्याय जी और आदरणीय राम स्नेही राय जी से निवेदन करता हूँ कि आप प्राचार्य जी का सम्मान, आप मंच की गरिमा है, हमारे मऊ के गौरव है। और बहुत ही सुखद अवसर, अतिथियों का सम्मान हुआ। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। तो इस तरह से अब वो अवसर आ गया है जबकि हम अनुप्रिया से और नवीन कुमार राय जी से निवेदन करेंगे कि आप उस काव्यकृति के साथ मंच पर उपस्थित हों और हमारे अतिथि जो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के विशद विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हैं और जो हमारे दर्शक और श्रोता दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, वो अप्रतिम श्रोता है। इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं। इन लोगों के बीच में एक ऐसी काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है जो हमारे 21वीं सदी की पहली पदचाप है। निश्चित रूप से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और एक नए सुखद अनुभव के साथ प्रवेश करेंगे। आदरणीय अनुप्रिया राय का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आज इनके काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। आज के मंच पर हम लोगों के बीच उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी श्री ब्रिजभूषण राय जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर रामान शुक्ल जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अगेन जी और हम लोग संरक्षक आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी, और मैं सामने भी देख रहा हूँ अधिकांश संरक्षक हैं और कुछ साथ चलने वाले लोग हैं, शेष मात्र शक्ति। मैं तो थोड़ा सा काव्य संग्रह पर बोल दूंगा और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा संकेत भी करिएगा, क्योंकि जो हमारे कवि आए हैं
कि कवि का सम्मान तभी हो पाएगा जब हम अन्य कवियों को सुन लेंगे, क्योंकि वैरायटी मिलेगी। और यहाँ हम आए हैं, भाषा तो दिन भर हो सकता है, लेकिन कविता बड़े कम समय में बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति का इस सृष्टि में सबसे मजबूत सशक्त यदि कोई माध्यम हो तो सिर्फ कविता है। और मैं जब पढ़ता था तो एक प्रश्न मेरे सामने हमेशा उठता था, क्योंकि मैं भाषा का आदमी हूं, तो लोग अक्सर कहते थे कविता में व्याकरण नहीं होता है। ये लगभग 10-15 सालों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। और जब मैं रिसर्च के दौरान आया तो साहित्य अकादमी में एक एक्सटेम्पोर लेक्चर था, उसी में मैंने प्रस्तुत किया था कि अगर कहीं व्याकरण होता है तो सिर्फ कविता में होता है। कविता में एक शब्द भी, एक फुल स्टॉप, कामा तक इधर का उधर हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कविता में व्याकरण नहीं होता, ये तो मानने को तैयार नहीं हूं मैं। और इसके लिए नामवर जी ने, संजय जी है, नामवर जी ने छायावाद जैसी रचना लिखी। उन्होंने कहा कि जिसको आप मुक्त छंद कहते हो, मुक्त छंद नहीं होता है, वो भी छंद है, उसमें भी रिदम है, बस इतना ही होता है कि जो कुछ अनावश्यक संरचनाएं भाषा की होती है उसको निकाल दिया। तो इसलिए कविता सबसे सशक्त है। आप खूब पीड़ा में रहें और एक लाइन कोई आपको आ जाए, मैं तो मतलब कुछ पंक्तियां ऐसे नहीं, लीक पर वे चढ़े जिनके चरण दुर्बल हो हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं कह लिया अपनी पूरी बात को। कविता की ये ताकत होती है। हमें याद है निर्मला जब इसी को व्यक्त करके पढ़ाने आती थी, हम लोग भाई पूर्व के आदमी जब घुसती थी सब टेबल व्यस्त रहते थे, तो मेरी आदत थी मैं जाकर आगे में खड़ा होकर टेबल हटाने लगा। उन्होंने कहा बेटा हट जा, तू हट जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जिंदगी के रास्ते बनाए हैं, ये रास्ता भी मैं बना लूंगा। ये कविता थी जिसको मैंने आपको सुनाया। तो कविता की ताकत होती है, इसलिए कविता के अलावा और कोई विधा इतनी मजबूत नहीं है। 2 मिनट में हमारे कवि जो बात कह देंगे, हो सकता है कविता आपके जीवन को बदल दे। अभी 1-2 प्रश्न उठे हैं और मुझे कुछ प्रश्न बहुत व्यथित करते हैं, बहुत अधिक पीड़ा में होता। अब मैं घर में हूँ, मेरी माता है, मेरी पत्नी है, बेटी है, और अगर मेरे रहते मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी दुखी रहे और मैं खुश रहूं, सुखी महसूस करूं, ये मेरे कल्पना से परे की बात है। मैं तो अपनी माता जी को बोल भी देता हूं, उनसे विनती करता हूं, मुंह से मत निकालो, धीरे से इशारा कर दो कि क्योंकि तुम कह दोगे कि गांव जाना है और मैं नहीं ले जा पाया, तो मेरे लिए इससे बड़ा दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। फिर सवाल ये उठता है कि स्त्री पुरुष का मामला कहां खड़ा हो जाता है। डॉक्टर रविदास सर बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा विमर्श का दौर शुरू हो गया है कि जहां एक के बात में खड़िए तो लगता है दूसरा विरोधी है। जब महिला की बात करिए लगता है कि पुरुष का क्या काम है कि महिला का शोषण है। यह एक विडंबना जैसे है, एक द्वैत में हमको समझने की सीख मिल गई। तो मैं अभी बैठा था और सबको सुन रहा था, स्त्री स्त्री स्त्री, नारी नारी, लग रहा था कि जैसे दुनिया में खाली नारी के शोषण का काम भारत में होता है। पश्चिम में तो नारियां एकदम स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र है? मेरे मित्र है बताते हैं, सुरनाम गए थे, कहे कि वहां पर जो भारतीय है वो भी आधा जो भारतीय समाज है वो बदल गया, पश्चिम का हो गया। तो क्या हो गया? कहे कि आधा हमारी भी नारी शक्ति ऐसी हो गई है कि आज इसके साथ है, कल किसके साथ रहेगी उसको भी नहीं पता है। लेकिन अभी भी वहां 50% ऐसी महिलाएं हैं, नारी हैं, जिसको पता है कि हमको कहाँ रहना है, कब तक रहना है। तो मेरे दिमाग में सब प्रश्न उठा था। अभी मैं बैठे बैठे मैंने कहा, बड़ा पूरा फात किया, मैंने कहा देखो प्रश्न खड़ा कहां से हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ये तो पश्चिम पूर्व का झगड़ा है। मैंने कहा पश्चिम से देखो और पूर्व से देखो, आप लोग भी देख सकते हैं, गूगल पे उपलब्ध है। पश्चिम में मैंने देखा, पश्चिम में क्या भाई, नारी का मतलब, फीमेल का मतलब क्या है? पश्चिम में एक फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ नहीं है उनके पास नारी के। महिला एक देह है, एक शरीर है, इसलिए पश्चिम का पूरा विमर्श इसी पर खड़ा है, देह मुक्ति पर। पूरा स्त्रीवादी विमर्श ही सिर्फ क्या है, महिला को देह की मुक्ति दिलाना चाहता है। और देह की मुक्ति कहां मिलती है? जो देह की मुक्ति दिलाने वाले रचनाकार हैं उनको उठा के देखिए, उनके जीवन को उठा के देखिए। यदि नारी को सबसे अधिक पीड़ा है तो वही पीड़ा है, लेकिन उसको ऐसा बना दिया गया कि हमें लगता है
कि हमें उसी सवाल से ना देखेंगे तभी नारी की बात हो रही है। मैंने जब कहा कि भाई थोड़ा भारतीय भी देख लिया जाए, पश्चिम तो देख लिए, तो आप संस्कृत के विद्वान लोग हैं, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं तो गूगल से देख रहा हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है। कैसे? इसमें लिखा है कि यह संस्कृत के नृ धातु से बना हुआ और इसका अर्थ होता है गति करने वाला या क्रियाशील। तो हमारे यहाँ नारी वो है जो सक्रिय हो और जीवन में हलचल पैदा करे। अब आप लोग अनुभव करते होंगे, घर पे रहेंगे, घर पे कोई नहीं है, तो पता चला कि रजाई अगर ऐसे उठा के पड़ी हुई है तो शाम तक वैसे ही रहेगी। और अगर घर में अन्नपूर्णा है, मातृशक्ति है, तो सही नहीं भी करेगी तो कम से कम ये तरीका है जो हलचल पैदा कर दे, जो गतिशील बनाए रखे, वो नारी है। इसीलिए हमारे यहाँ देवियों के रूप में उनकी पूजा होती है। पश्चिम का सवाल सिर्फ देह का सवाल है, बायोलॉजिकल सवाल है, इसलिए वो हर जगह सवाल खड़ा करते हैं। एक और सवाल मैं छोड़ देता हूँ, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि कविता को थोड़ा कहना है। हम सब लोग खूब खोजते हैं कि महिलाएं जो आगे आती हैं, मतलब कई बार मैं अपने आप को मान बैठा हूँ मैं महिला विरोधी, इसलिए मैं मन से ही कह देता हूँ कि बाद में वो एक बड़े कवि है वेणुगोपाल, तो वो उन्हीं से उधार लिया है। उन्होंने कहा भाई मैं मान लो कि पाखंडी हूँ, है कामरेड, वो रहते हैं मंदिर में, तो कहते हैं मान लो मैं पाखंडी हूँ, मैं हूँ कामरेड लेकिन रहता हूँ मंदिर। ये मान के तब बात करते, इसी मान के मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई एक महिला घर से बाहर निकलती है, बाहर जाती है, तो उसको पीड़ा होती है, तो क्या अगर कोई पुरुष जाता है तो खुश हो जाता है क्या? तो कभी कभी कहीं व्यक्तिगत बात आ जाती है। हम लोग ऐसा नहीं था कि घर से निकले तो जाकर के 5 स्टार होटल में रुके थे। ये स्त्री पुरुष का मामला ही पश्चिम का खड़ा हुआ है, और किस लिए खड़ा हुआ है? क्योंकि वो हमारी पूरी की पूरी पारिवारिक संरचना को तहस नहस करना चाहता है, और उसका मकसद है, उसने लक्ष्य घोषित कर रखा है, हमें सिंगल फैमिली चाहिए। हमारे यहाँ पति पत्नी वाली फैमिली नहीं चाहिए, उनको सिंगल फैमिली चाहिए। और आप देख लीजिए आज उसी मुहाने पर ले आकर के खड़ा कर दिया है। ये सारे सवाल जो उठाए जाते हैं, उन सवालों की दिशा वही ले आकर खत्म करती है। बात यहाँ छोड़ करके मैं थोड़ी सी कविता पर आता हूँ। दुख क्या है, पीड़ा क्या है? तो अज्ञे की कविता है, और अज्ञे की कविता है दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वह न जाने, और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सिखा देता है कि सबको मुक्त रखे। ये जो पीड़ा है, ये दुख है, यहीं से कविता की उत्पत्ति होती है, लेकिन किसके लिए? उस सबकी मुक्ति के लिए होती है। कविता के बारे में कहा भी गया है कि ये भी मुक्ति दिलाने वाली है। जो रस की दशा है वो मुक्ति की दशा है। तो मनुष्य को यदि मुक्त होना है तो उसके लिए कविता जरूरी है। और थोड़ी सी बात मैं कविता पर, क्योंकि हम लोग आए हैं आचमन पर, हम लोग का काम 2 तरह का होता है। जब व्यक्तिगत रचनाकार आता है तो रगड़ते हैं हम लोग, और जब सार्वजनिक रूप से बैठते हैं तो उसकी ऊर्जा की चर्चा करते हैं। इस काव्य संग्रह की एक अच्छी बात है जो पहली कविता गुरु पर है, तो मैं जरूर कहूंगा अनुप्रिया को कि अगर आपने इस काव्य संग्रह में गुरु का स्थान दिया है, आपकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के लिए निश्चित तौर पर एक सशक्त गुरु की जरूरत है। अगर आप गुरु का आशीर्वाद लेंगे, और डॉक्टर कमलेश राय से बेहतर गुरु कविता के क्षेत्र में कौन मिलेगा आपको, तो निश्चित तौर से इन कविताओं में जो क्षमता है, मैं आपको एक संकेत कर रहा हूं, आप जिनके पास पुस्तक हो वो देख सकते हैं। केवल जो विषय अनुक्रमणिका है, अनुक्रमणिका को ही केवल आप देखें, इसमें जितने भी काव्य के शीर्षक है कविताओं के, जो शीर्षक का चयन है, इसमें जो शब्दों का चयन हुआ है वो अद्भुत है। मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि शब्द सुनते ही मन के धरातल पर एक हरकत खड़ी हो जाती, एक हलचल मच जाती। तो ये कवि की एक ताकत है कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही आप सबके मन में हलचल हो जाए कि भाई कोई बड़ी चीज आ रही है। ये इस काव्य संग्रह की ताकत है। आप जितने भी उठावें,
अच्छा, मैं पढ़ रहा था तो मैं कभी असल में बहुत समझ नहीं पाया, बचपन से आदत खराब है या घर का संस्कार गड़बड़ है या पढ़ाई लिखाई जो गड़बड़ हुई, मैं जल्दी महिला पुरुष समझ नहीं पाता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि महिलाएं कमजोर पड़ती हैं तो वहां मैं उपस्थित ही रहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं होती है कि महिला है। देखे तो मैं इसको पढ़ रहा था कि इसमें महिला कहाँ है, तो हमें लगा कहीं महिला है ही नहीं। सीता को महिला मानते हैं क्या? आपको पता है, मैं रामायण का उस अंश को मैं देखता हूँ आजकल, तो रावण मर गया तो हम लोग समझते हैं काम खत्म हो। एक जगह मैं देखा सहस्त्र रावण खड़ा हो जा रहा है, तो कहीं सहस्त्रमुख खड़ा हो जा रहा है, और सबसे कौन लड़ता है? सीता लड़ती। जिसको राम भी नहीं मार पाते हैं उसको सीता मारती हैं। तो मैं तो महिला इस रूप में देख नहीं पाता हूं जिस रूप में समझा। तो सारे जो शीर्षक हैं ये वो शीर्षक हैं जो हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है, जो हमारे जीवन का पाथेय दे सकते हैं, वो शीर्षक हैं। और कुछ कविताओं को मैं जिक्र करूं। एक है लक्ष्मण रेखा। अब लक्ष्मण रेखा कहने में जितना आसान है, एक बार सोच लेंगे तो आपका दिमाग जो झन्ना जाएगा, हलचल मच जाएगी मानसिक स्तर। ये लक्ष्मण रेखा बाधा है, मर्यादा है या समर्पण है, त्याग है, बलिदान है? इसमें आखिर की पंक्तियां पढ़िएगा, आपको समझ में आएगी कविता क्या है। आतिथ्य में चूक जरा होती, जनक पे उंगली उठ जाती। ये भी एक धर्म है। आतिथ्य में चूक जरा होती, जनक पे उंगली उठ जाती। सीता ने कुल का धर्म बचाया था, सीता तो सीता ही रही, रावण ने सीता पर देना। ये लक्ष्मण रेखा सीता के लिए बलिदान की बल की वेदी है। वो जानती है कि लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसका धर्म सिखाया था उसने उस धर्म पर अडिग रहते हुए उस लक्ष्मण रेखा को बहादुरी से पार कर दिया। ये इस शब्द की ताकत है। इस शब्द में इस तरह की एक नए अर्थ समझना के लिए जगह बहुत अच्छी है। जिंदगी क्या है भाई? सुनसान अकेले रास्तों पर जाते हुए अचानक मिल गई जिंदगी। ये जिंदगी कोई ऐसी पहाड़ चीज नहीं कि इसके लिए पूरा टेलीस्कोप लगाएंगे तब दिखाई देगा। रास्ते में चलते हुए हर क्षण ये हमसे मिलती रहती है, हमसे टकराती है और हमें हमारे जीवन का पाथेय बताती रहती है। ऐसे ही आप देखें, प्रत्याशा, बांसुरी, सांस, पीड़ा, रावण बच गया, ये सब जो शीर्षक हैं। चौमुखी आग, मैं ऐसे बहुत सारे कविताओं को पढ़ा। सड़क की चर्चा आई हुई। चलती दौड़ती जिंदगी, जिंदगी है क्या? ये पूरे इन 3 पंक्तियों में पूरी कविता है। ये रचनाकार की ताकत है। हम लोग यहाँ शैली वैज्ञानिक आलोचना होती है, स्टाइलिस्टिक्स, उसमें यह है कि दो चीजें जब पैरेलल खड़ी होती हैं तो उनके द्वंद्व से नए अर्थ की संरचना होती है। इसको समानांतरता और कहीं कहीं विरोधाभास भी कहते हैं। तो यहाँ इनकी कविताओं में ये ताकत है। अगर उनको और अधिक समायोजित हो जाए तो ये कविताएं ऐसे प्रवेश करेंगी कि आपके पूरे मानस को नहीं, जीवन को बदल के रख देंगी। जय हिंद, जय भारत। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण। कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण। राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे, हंसने लगी धरा। चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वराती। हमका जाने तुलसी जाने, जिसने लिखी कथा है। वाल्मीकि से पूछ के जानी, जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई, अवध से चली सयानी। नैन सुपूरी हुए जब हम लोग ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।